ओके, तो इन दिस सम कितना है? बेसिक सैलरी 20,000 पर मंथ, डीए 5,000 पर मंथ और बोनस 50,000। अब उसका एम्प्लॉयर देता है 33,000 80 सीसीडी में, इट इज नोटिफाइड, और एक्स आल्सो कंट्रीब्यूटेड सिमिलर अमाउंट, मतलब 33,000 एक्स भी देता है। हिज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज 50,000, ये आपका हाउस प्रॉपर्टी का हेड में जाएगा। ड्यूरिंग द ईयर ही कंट्रीब्यूटेड 15,000 टू पेंशन प्लान ऑफ एलआईसी। पेंशन प्लान ऑफ एलआईसी मतलब सीसीसी। नाउ हाउ यू विल अंडरस्टैंड कि ये पेंशन प्लान सीसीसी का है या सीसीडी का है? सी, क्योंकि सीसीडी जो था आपका उसमें क्लियरली वहां पे बोला हुआ था, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एसएससी हैज पेड और डिपॉजिटेड एनी अमाउंट इन द अकाउंट अंडर द पेंशन स्कीम नोटिफाइड अंडर सीसीडी। अगर सीसीडी होगा तो वो आपका क्वेश्चन में रहेगा पेंशन स्कीम नोटिफाइड अंडर सेक्शन 80 सीसीडी, और अगर सीसीसी है तो वो रहेगा आपका वहां पे लिखा हुआ कि ये स्कीम है नोटिफाइड अंडर सेक्शन 80 सीसीसी। या फिर और दो चीज जो सीसीडी में था वो था एक एनपीएस। अगर आपका सम में दिया हुआ है कि एनपीएस में डिपॉजिट करता है तो आपको हमेशा सीसीडी में ही जाना है। अटल पेंशन योजना में भी अगर डिपॉजिट कर रहा है कोई तो भी आपको सीसीडी में जाना है। बाकी सबमिट विल बी रिटन किए नोटिफाइड है अंडर विच सेक्शन। जैसे यहाँ पे हमेशा लिखा हुआ है 80 सीसीडी में नोटिफाइड है, और यहाँ पे पेंशन प्लान ऑफ एलआईसी मतलब ये सीसीसी का होगा। सीसीडी हमेशा नोटिफाइड मेंशन रहेगा, एंड या तो आपका अटल पेंशन योजना या फिर एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम में कोई भी अमाउंट डिपॉजिट करने से वो हमेशा सीसीडी होगा। ड्यूरिंग द ईयर ही कंट्रीब्यूटेड, इसमें पीपीएफ में 1 लाख और एलआईसी प्रीमियम 16,000, बट अब मैं 16,000 नहीं ले सकते, बट वहां पे क्योंकि क्या था पॉलिसी वैल्यू का 10% अलाउ होता है। पॉलिसी वैल्यू है 1,20,000, उसका 10% इज 12,000। 12,000 ही सिर्फ अलाउ होगा। अब ये सम कैसे बनाता है? सी, सबसे पहले तो आपको सबसे सबसे पहले आपको हेड वाइज करना है। सैलरीज आपका फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम है, उसमें आपको बेसिक कितना इसका मिल रहा है 20,000 इंटू 12, ठीक है। डीए इज 5,000 इंटू 12, और कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम में व्हाट इज ही कंट्रीब्यूटिंग 33,000, तो भी वो भी उसका पार्ट ऑफ सैलरी बनता है, बिकॉज वो भी पेंशन वाला पोर्शन उसका डिपॉजिट्स में आता है। ही इज उसका जो एम्प्लॉयर 33,000 दे रहा है, तो एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को देता है तो दैट 33,000 भी फॉर्म्स पार्ट ऑफ सैलरी, वो भी इसमें आ जाएगा। और 33,000 का सॉरी बोनस छूट गया ना, बोनस। और ये आपका इसका नाम नहीं लिखा, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम, ठीक है। और बोनस 33,000 और बोनस आपका 50,000। आप अपना नॉर्मल जैसे सैलरी, सपोज ये आपका सैलरी का सम है, वैसे आप इसको सॉल्व करेंगे सैलरी का हेड। उसके बाद आपको सैलरी में क्या मिलता है, ग्रॉस डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा था आपको सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 में, अगर आपको याद है सैलरी का चैप्टर, तो फ्लैट 50,000 का डिडक्शन मिलता है सैलरीड एम्प्लॉइज को। तो दिस बिकम्स योर 3,33,000। ये आपका बना सैलरी से इनकम। नेक्स्ट कौन सा हेड अब लेंगे, हाउस प्रॉपर्टी।
हाउस प्रॉपर्टी में कितना बोलता है, 50,000 रुपया इनकम है हाउस प्रॉपर्टी से, और इसमें कुछ नहीं बोला है, नेट 50,000 बोला है, तो अपने और कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है 50,000। सी द वर्ड रिटन इज हाउस प्रॉपर्टी से इनकम 50,000, वो और कोई एडजस्टमेंट्स या कुछ नहीं बोल रहा है। इसका मतलब इट इज एज्यूम्ड कि जितना भी काम अपने करके ग्रॉस इनकम निकालते हैं हाउस प्रॉपर्टी का वो कर चुका है, उसके बाद ही हैज गिवन द नेट फिगर दैट इज 50,000। इसीलिए अपने कोई डिडक्शन या कुछ नहीं करेंगे। हाउस प्रॉपर्टी का सीधा 50,000 दिया हुआ है, वी विल ऐड दैट 50,000, क्योंकि सब में भी आपका हाउस प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट बोला नहीं है, तो आपको करना भी नहीं है। तो टोटल इनकम इज 3,83,000। तो आपका ग्रॉस टोटल इनकम जीटीआई कितना आता है, 3,83,000। अब अपने डिडक्शंस लेस करेंगे अंडर चैप्टर 6A। पहला डिडक्शन आपका 80C। 80C में क्या डिडक्शन आ रहा है, 12,000 LIC प्रीमियम पेमेंट। नेक्स्ट पीपीएफ में डिपॉजिट करता है 1,00,000 रुपया, पीपीएफ का 1,00,000 रुपया, ठीक है। और पेंशन में कितना डिपॉजिट करता है अंडर सेक्शन सीसीडी, सॉरी पेंशन ऑफ LIC 15,000 रुपया, ये LIC का पेंशन ये है। और उसके बाद 33,000 ओन कंट्रीब्यूशन, जो एम्प्लॉय खुद खुद डिपॉजिट कर रहा है। जो एम्प्लॉयर डिपॉजिट कर रहा था 33,000 वो तो अपने सैलरी का टोटल करने में ले लिए, लेकिन वो जो खुद डिपॉजिट कर रहा है 33,000 उसका 80 CCD में डिडक्शन मिलेगा। अब 80 CCD में क्या डिडक्शन मिलेगा, अभी तक हम लोग का 80C और ये पेंशन है 80 CCC, मिला के कितना रुपया का डिडक्शन हो चुका है, 1,12,000 and 15, 1,27,000। तो 1,27,000 मतलब अपने पास अभी भी सिर्फ 23,000 रुपीज और है इसमें डिडक्शन लेने के लिए, क्योंकि हम लोग टोटल 80C CCC और CCD में सिर्फ 23,000 रुपीज ही और डिडक्शन ले सकते हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट 80 CCD का कैलकुलेशन करते हैं। 80 CCD में क्या था, 80 CCD में क्या था, अमाउंट कंट्रीब्यूटेड। इफ यू गो इन 80 CCD आपको दिखेगा अमाउंट सो पेड और 10% ऑफ हिज सैलरी विच एवर इज लोअर इन केस ऑफ सैलरीड इंडिविजुअल। सैलरीड इंडिविजुअल में क्या था आपका कि जितना अमाउंट आप डिपॉजिट करते या और आप जितना का 10% ऑफ योर सैलरी उतना का आपको डिडक्शन मिलेगा विच एवर इज लोअर। सो अमाउंट कंट्रीब्यूटेड कितना है 33,000 और 10% ऑफ सैलरी कैसे निकलेगा, सैलरी में क्या आएगा आपका बेसिक प्लस डीए। सो व्हाट इज बेसिक, 2,40,000। टोटल अभी हम लोग सैलरी में कैलकुलेट किए 2,40,000 इज योर बेसिक सैलरी और डीए आपका 60,000 रुपया, तो 3,00,000 रुपया होगा। इसका सिर्फ 10% मतलब 30,000 रुपीज। अब विच एवर इज लोअर मतलब 80 CCD में भी हमको सिर्फ 30,000 का डिडक्शन मिलेगा। तो हमारा पहले कितना हो चुका था 1,27,000 प्लस ये 30,000, तो टोटल डिडक्शन 80 CCE क्या बोलता है, जितना ही तुम्हारा टोटल डिडक्शन हो जाए मिनिमम 1,57,000 हो गया है। इस सम का अगर अपने टोटल करें तो 1,27,000 पहले और ये 30,000 1,57,000 हो गया है। बट एज पर 80 CCE हम लोग सिर्फ 1,50,000 का डिडक्शन ही इसमें ले सकते हैं, ठीक है। 1,50,000 का डिडक्शन इसमें लेंगे ना। एक और चीज हम आपको उस दिन भी बोले थे कि 80 CCE के अंदर सिर्फ 80C आता है, 80 CCC आता है, ट्रिपल सी आता है और एक जो आता है वो है 80 CCD। बट CCD का सिर्फ 1 ये वाला ही आता है, CCD का 80 CCD का 1B बोल के जो है वो नहीं आता।
1B में अलग से आपको 50,000 रुपया का डिडक्शन देता है, मतलब आप जितना अमाउंट डिपॉजिट करें और 50,000 whichever is lower, आपको इतना इस स्कीम में इतना और आपको मिलेगा। तो जब 80 CCD includes only this three पार्ट ऑफ CCD सिर्फ उसमें आता है, नॉट फुल CCD। CCD सबसेक्शन 1 सिर्फ CCE के 1.5 लाख में आता है। CCD सबसेक्शन 1B अलग से 50,000 रुपया का डिडक्शन देता है। So see, this was only the thing, बाकी इस सब में कुछ नहीं है समझने का, बाकी सब सिंपल है। सिर्फ यहाँ पे यही वाला पोर्शन है, CCD में जो 50,000 रुपया है वहां पे आप कितना का डिडक्शन ले सकते हैं, 50,000 का, ठीक है। लेकिन सी वन थिंग, आप कितना डिपॉजिट किए थे इस स्कीम में, 33,000। यू डिपॉजिटेड ओनली 33,000 और 10% ऑफ बेसिक सैलरी में सिर्फ आपको 30,000 ही लेने मिला, मतलब आपका 3,000 रुपया का डिडक्शन नहीं ले सके आप, बिकॉज ऑफ द क्लॉज की 10% ऑफ सैलरी ही होगा, इसीलिए आप और 3,000 का नहीं ले सके। 33 इन्वेस्ट किए, ओनली 30,000 यू कैन टेक। लेकिन CCD 1B आपको और 50,000 तक का डिडक्शन लेने अलाउ करता है। तो ये 3,000 जो हम वहां नहीं ले सके, वो 3,000 हम 80 CCD 1B में ले लेंगे, क्योंकि वहां का लिमिट कितना है, 50,000 रुपीज। तो हमारा 3,000 रुपया हम यहाँ ले सकते हैं, आपको 50,000 हम यहाँ ले सकते हैं। ये 3,000 रुपीज हम लोग CCD 1B में ले सकते हैं। दिस इज द पॉइंट जहां आपका ये सम, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो गलती हो जाएगा, बिकॉज आपको लगेगा CCD में 10% ऑफ सैलरी कर दिए, whichever is lower 30,000 ले लिया, बट you might miss कि CCD 1B बोलता है कि जितना भी डिपॉजिट किए हैं स्कीम में और 50,000 whichever is lower, उतना का डिडक्शन आप और ले सकते हैं। तो ये चीज आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, जो 3,000 वहां छूट गया था, वो 3,000 आप CCD 1B में ले सकते हैं, बिकॉज आपके पास अभी भी 50,000 का लिमिट दूसरे सेक्शन में है। 80 CCC सबसेक्शन 1 में नहीं है, वहां खत्म, बिकॉज वहां पे तो वो क्लॉज है कि आप जितना डिपॉजिट करें और 10% ऑफ सैलरी व्हिचएवर इज लोअर। लेकिन CCD सबसेक्शन 1B में आपके पास है 50,000 और जहां आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये 3,000 जो आपका बच गया था, वो आप दूसरा सेक्शन में बेनिफिट ले सकते हैं। दिस वाज द ओनली, दिस इज द क्या बोलता है इस सम का ट्रिक पॉइंट। ये बाकी पूरा सम इजीली बन जाएगा, बस ये वाला चीज आप 3,000 का और डिडक्शन अगर नहीं देंगे तो हो सकता है कि आपका ये वाला चीज मिस हो जाए, ये 3,000 का डिडक्शन लेना छूट जाए। जस्ट फॉर दिस पॉइंट आई सेड कि ये वाला सम आई विल डिस्कस। ओके, और आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो था, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में भी जो सैलरी में ऐड हो गया था, वो अमाउंट आपको यहाँ पे CCD सबसेक्शन 2 में डिडक्शन मिलेगा, 33,000 या 10% ऑफ सैलरी व्हिचएवर इज लोअर। ये चीज आपको दोनों में मिलता है। एम्प्लॉयर में भी एम्प्लॉयर का जमा किया होगा कि आपको 80 CCD भी आपके लिए इन्वेस्टमेंट है, उसका भी डिडक्शन मिलता है, और आप खुद जो डिपॉजिट करते हैं वो भी आपका खुद का इन्वेस्टमेंट है, उसके लिए भी मिलता है। बट एम्प्लॉयर जो 33,000 लेता है वो आपका सैलरी में भी ऐड होगा, बिकॉज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन में अगर आपको एम्प्लॉयर कुछ दे रहा है तो वो आपको सैलरी में क्या बोलते हैं इंक्लूड करना पड़ेगा। इसीलिए सिर्फ एम्प्लॉयर का 33,000 यूज हुआ है, एम्प्लॉय का 33,000 सैलरी में ऐड नहीं हुआ। नेक्स्ट इज 80D। 80C वाला सीरीज खत्म हो गया, 80C में 4 टाइप का सेक्शन था। 80D, अब 80D DD और आपका DDB, ये तीन चीज रिलेटेड टू मेडिकल है, मेडिकल फैसिलिटीज। DD और DDB ये तीन चीज मेडिकल फैसिलिटी है। तो अपने डी करते हैं पहले 80D। 80D में क्या है, इसमें बहुत सारा टाइप का है कि कहाँ कंट्रीब्यूट करने से कितना रुपया का आपको रिडक्शन मिलेगा। बट कीप इट इन माइंड, 80D में मैक्सिमम आपको 75,000 रुपीज का बेनिफिट मिलेगा, उससे ज्यादा का बेनिफिट नहीं मिलेगा।
अब जितने कॉम्बिनेशन कर लीजिए एटीडी में, मैक्सिमम इंडिविजुअल और एचयूएफ कैन गेट ओनली 75,000 रुपीज एज डिडक्शन। कैसे? सी, इंडिविजुअल और एचयूएफ, अब वो इसमें सिटीजनशिप और रेजिडेंशियल स्टेटस ये सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिविजुअल और एचयूएफ अगर ऐसा कोई पेमेंट कर रहा है, मेडिक्लेम का पेमेंट अगर आप इंडिया में कर रहे हैं तो आपको ये सब का डिडक्शंस मिल जाएगा। सिटीजनशिप, रेजिडेंशियल स्टेटस ये सब अपने नहीं देखते। सी, पेमेंट फॉर हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिकल चेकअप, अगर आप प्रीमियम पे करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई नोटिफाइड स्कीम में पैसा डिपॉजिट करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के लिए रिलेटेड टू हेल्थ, और यू गो फॉर एनी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, कोई पर्टिकुलर हेल्थ चेकअप अगर आप करते हैं, तो ये सारा जितना भी आपका इसमें खर्चा हो रहा है, इफ यू आर नॉट अ सीनियर सिटीजन, ये अमाउंट और 25,000 whichever is lower का डिडक्शन आपको 80D में मिलेगा। फर्स्ट वन वाज वेरी इजी, इसमें कुछ नहीं है, मेडिक्लेम के लिए पैसा पेमेंट कर रहे हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई स्कीम के लिए पैसा पेमेंट कर रहे हैं या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए आप कोई पैसा पेमेंट कर रहे हैं, और 25,000 whichever is lower पे आपका डिडक्शन मिलेगा अंडर 80D। अब एक चीज और, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कैन नॉट बी मोर देन 5,000 रुपीज, ये फिर 5,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे 25,000 आपका मतलब जैसे टोटल आप प्रीमियम में पे कर दिए, सपोज प्रीमियम का पैसा आप पे कर रहे हैं 10,000 रुपए, ये 10,000 है, ठीक है, प्रीमियम का 10,000, कंट्रीब्यूशन आप कोई गवर्नमेंट का कोई कंट्रीब्यूशन में कर रहे हैं, कितना आप कर रहे हैं, सपोज 11,000, तो कितना हुआ 21,000 रुपीज आपको अभी तक मिला है। अब प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में आप 5,000 रुपीज दे रहे हैं। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का जो इंडिविजुअल लिमिट था 5,000 रुपए का, आप 5,000 रुपए दे दिए, बट आपका एग्रीगेट लिमिट जो है 26,000 हो गया, तो आपको 80D में डिडक्शन सिर्फ 25,000 का ही मिलेगा, ठीक है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का 5,000 रुपया है, उसका आप लिमिट में है, बट आप 80D का टोटल लिमिट क्रॉस कर चुके हैं बिकॉज 26,000 हो गया है। इफ यू आर नॉट सीनियर सिटीजन आपको कितना मिलेगा, 80D में 25,000 ही मिलेगा, और अगर सीनियर सिटीजन रहा इन एनी केस ये डबल हो जाएगा। सीनियर सिटीजन में आपको कुछ लर्न करने का नहीं है, सीनियर सिटीजन में बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ आपका जो प्रीमियम टोटल आपका डिडक्शन अमाउंट है वो डबल हो जाएगा। नॉन सीनियर सिटीजन में 25,000 मिलता है अंडर सेक्शन 80D, और सीनियर सिटीजन में 50,000 रुपया मिलता है अंडर 80D। सपोज एक और एग्जांपल, इसमें 10,000 का 10,000 ही है, और ये क्या बोलते हैं आपका कंट्रीब्यूशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट यू हैव डन 15,000, 15,000 में कनेक्शन, इसमें भी 10,000, ठीक है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का कितना है, 6,000, यहाँ पे प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप खुद का लिमिट क्रॉस कर चुका है 6,000, बाकी ये दोनों कितना है 20,000, तो इसका भी टोटल कितना आता है 26,000, बट आपको डिडक्शन मिलेगा 25,000। मतलब बोथ द थिंग यू हैव टू सी, प्रिवेंटिव हेल्थ लिमिट भी अगर 5,000 से ज्यादा चल गया तो भी आप नहीं ले सकते, और अगर आपका टोटल भी चला गया उससे ज्यादा तो भी आप नहीं ले सकते। दोनों का अपना अपना लिमिट है, प्रिवेंटिव हेल्थ 5,000 में होना चाहिए और टोटल 25,000 में होना चाहिए। जैसे आपका एग्जाम का रूल है, एक सब्जेक्ट में 40, एग्रीगेट में आपको 50% मार्क्स आना चाहिए, तो सब में 40 आने से भी नहीं होगा, और पूरा एग्रीगेट में 50% आ गया बट किसी में 40 आ गया तो भी नहीं होगा। तो सेम थिंग यहाँ पे भी है, प्रिवेंटिव का खुद का 5,000 है और पूरे टोटल में 25,000 होना चाहिए, और दोनों लिमिट शुड बी सेटिस्फाइड।
नेक्स्ट क्या है, हम इंश्योरेंस प्रीमियम देते हैं। इतना देर जो हम भर रहे थे इसके लिए किसके लिए था, हिमसेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, खुद का फैमिली के लिए आप इंश्योरेंस लेके रखे थे, उसका पेमेंट कर रहे थे 80D में। सपोज यू आर डूइंग फॉर पेरेंट्स, डिपेंडेंट हो या नहीं हो, पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं तो भी आपका सेम है 25,000 रुपीज, और अगर आपका पेरेंट सीनियर सिटीजन है तो 50,000 रुपीज। ठीक है, वन मोर थिंग, यहाँ पे 50,000 रुपीज जब आपका पेरेंट सीनियर सिटीजन है तब होना चाहिए। सीनियर सिटीजन कौन, द वन हु इज पेइंग फॉर हिमसेल्फ, जब वो फॉर हिमसेल्फ है तब अगर वो खुद सीनियर सिटीजन है तो 50,000 रुपए से तक डिडक्शन मिलेगा। अगर वो अपना पेरेंट के लिए दे रहा है बट वो खुद सीनियर सिटीजन नहीं है बट उसका पेरेंट सीनियर सिटीजन है तो भी आपको 50,000 रुपीज मिल जाएगा पेमेंट करने के लिए। एनीवन, खुद का पॉलिसी में इफ यू योरसेल्फ आर सीनियर सिटीजन तो भी 50,000 का, एंड इफ यू योरसेल्फ इज नॉट अ सीनियर सिटीजन बट योर पेरेंट्स फॉर हुम यू आर पेइंग, वो आपको देखना पड़ेगा हमेशा, खुद के लिए पे कर रहे हैं तो क्या खुद सीनियर सिटीजन है, अगर यस तो 50,000, यू आर पेइंग फॉर योर पेरेंट, पेरेंट सीनियर सिटीजन है यस तो भी 50,000 रुपीज। HUF, अब वो बाकी दो किसके लिए था, इंडिविजुअल। अब आपने पढ़ रहे HUF का भी वही है 25,000 50,000। अगर HUF में कोई मेंबर है जिसके लिए आप पेमेंट कर रहे हैं वो सीनियर सिटीजन है तो 50,000 का मिलेगा इंस्टेड ऑफ 25,000। और एक है ये दूसरा, इफ यू आर डूइंग एनी मेडिकल एक्सपेंडिचर, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम और मेडिकल एक्सपेंडिचर आर डिफरेंट थिंग्स। इंश्योरेंस प्रीमियम आप कब देते हैं, जब आपका मेडिक्लेम लिया हुआ है, आपका इंश्योरेंस प्रीमियम लिया है और आप मंथली इंश्योरेंस या ईयरली आप इंश्योरेंस अमाउंट पे कर रहे हैं। दैट इज व्हेन देयर इज नो डिजीज, कोई डिजीज या कुछ ऐसा नहीं है जिसके लिए हम पेमेंट कर रहे हैं, वो सिर्फ एक इंश्योरेंस लिया हुआ है, इंश्योरेंस का प्रीमियम दे रहे हैं ताकि इन फ्यूचर अगर जरूरत पड़े तो यू कैन यूज दैट इंश्योरेंस। लेकिन मेडिकल एक्सपेंडिचर, सपोज किसी का कोई डिजीज है और उस डिजीज के लिए अगर कोई खर्चा कर रहा है, पेमेंट फॉर मेडिकल मतलब एक्सपेंडिचर इज डन फॉर ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के लिए अगर कोई खर्चा कर रहा है तो वो अमाउंट और 50,000 whichever is lower उसका भी डिडक्शन मिलेगा। सपोज इन ईयर अगर कोई 40,000 रुपीज पेमेंट करता है फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, किसी का कुछ हुआ है उसका ठीक करवाने के लिए ट्रीटमेंट के लिए पेमेंट हो रहा है तो भी आपको डिडक्शन मिलेगा। इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आप पे कर रहे हैं तो भी डिडक्शन मिलेगा, और अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए खर्चा कर रहे हैं तो भी डिडक्शन मिलेगा। लेकिन ट्रीटमेंट का खर्चा में 50,000 है, चाहे सीनियर सिटीजन हो चाहे नहीं हो, 50,000 है। लेकिन इंश्योरेंस में फॉर नॉन सीनियर सिटीजन इट इज 25,000 और फॉर सीनियर सिटीजन इट इज 50,000। ठीक है, मतलब अभी तक आपको समझ में आया कि 50,000 से ज्यादा कभी नहीं हो सकता, बट व्हेन आई स्टार्टेड हम बोले थे आपको मैक्सिमम 75,000 का डिडक्शन मिलेगा। कैसे मिलेगा वो जब सम करेंगे तब पता चलेगा, बिकॉज सपोज आप खुद के लिए लिया हुआ है पॉलिसी आपका, उसमें आपको 25,000 का मिलेगा और आप अपना पेरेंट्स के लिए भी लिया हुआ है सीनियर सिटीजन वाला, तो उसमें भी आपको 50,000 मिलेगा, तो मैक्सिमम 75,000 का आपको डिडक्शन मिलेगा। और चिल्ड्रन को डिपेंडेंट कब बोलता है, जब चिल्ड्रन अगर खुद व्हाट ही इज अर्निंग उससे अगर उसका मेडिकल का खर्चा नहीं चल सकता तब द चिल्ड्रन इज नोन एज डिपेंडेंट। अगर वो अपना मेडिकल खर्चा खुद नहीं निकाल पाता है उस टाइम पे वो चिल्ड्रन डिपेंडेंट होता है। और आपको पेमेंट किसमें करना है, आप कोई भी पेमेंट मोड में पेमेंट कीजिए अदर देन कैश, कैश मोड कहीं भी अलाउ नहीं होता, आपको कोई भी मोड में पेमेंट करना पड़ेगा अदर देन कैश। लेकिन जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर था वो आप कर सकते हैं कैश में, क्योंकि वो कितना था, मैक्सिमम लिमिट ही 5,000 है, इससे ज्यादा आप पेमेंट कर ही नहीं पाएंगे, तो वो अमाउंट आप कैश में कर सकते हैं। Now this sum,
Okay. See, Mediclaim, this sum, Mediclaim insurance premium for X. X खुद के लिए कितना देता है? 18,000. ठीक है. और क्या बोलते हैं? He is not senior citizen क्योंकि यहाँ पे लिखा है 40 years. X 40 years old. तब इसी में से आपको पता चल गया कि वो senior citizen नहीं है. ठीक है. मेडिकल, हाँ 18,000, तो ये आपका आएगा 80D में 18,000 रुपीज. मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर मिसेस एक्स. मिसेस एक्स के लिए वो पेमेंट कर रहा है, नॉट डिपेंडेंट ऑन एक्स. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो डिपेंडेंट है या नहीं है. वाइफ का हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्स का ही होगा, वो डिपेंडेंट रहे चाहे नहीं रहे. आपको चिल्ड्रन में सिर्फ देखना है डिपेंडेंट है या नहीं है. और वाइफ का यू डोंट हैव टू सी, उसका आपको 80D में आएगा. 5,000 रुपीज. नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम फॉर डिपेंडेंट डॉटर. हेल्थ स्कीम में कंट्रीब्यूट कर रहा है तो ये भी 3,000 रुपीज आएगा. नाउ कंट्रीब्यूशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम फॉर ब्रदर डिपेंडेंट ऑन एक्स. ब्रदर का कहीं भी नहीं है इसमें. आपका क्या पढ़ा? सिर्फ स्पाउस, चिल्ड्रन, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन और पेरेंट्स. तो इसलिए ब्रदर सिस्टर बाकी कोई रिलेशन इसमें कवर्ड नहीं है 80D में, और किसी का भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा. तो 80D में अभी तक आपको डिडक्शन मिला 18,000 रुपीज प्लस 5,000, दैट इज 23,000, प्लस ये दोनों मिला के 6,000. नहीं, सन डिपेंडेंट नहीं है, तो डिपेंडेंट अगर नहीं है तो सन का भी नहीं आएगा. 23 प्लस 3 26,000. आपका 26,000 हो चुका है. आपका लिमिट कितना है? 25,000, क्योंकि ये सीनियर सिटीजन नहीं है. मदर इन लॉ के लिए नहीं आएगा. प्रीमियम फॉर मदर डिपेंडेंट ऑन एक्स, एज 59 ईयर्स. अब मदर का क्या है मेडिक्लेम इंश्योरेंस? मदर का आएगा 59 ईयर्स है, 26,500. मदर इज नॉट अ सीनियर सिटीजन, तो 26,500 अपने नहीं ले सकते हम लोग को. 26,500 का डिडक्शन मिलेगा ही नहीं. कितना मिलेगा? 25,000 ओनली. फिर ग्रैंड पेरेंट्स नॉट कवर्ड अंडर 80D. मेडिकल इंश्योरेंस फॉर फादर नॉट डिपेंडेंट ऑन एक्स. पेरेंट्स डिपेंडेंट हो चाहे नहीं हो डिडक्शन मिलता है. एज कितना है? 61 ईयर्स, मतलब फादर इज अ सीनियर सिटीजन. 32,000 रुपीज पेमेंट किया है, पूरा डिडक्शन उसको मिलेगा बिकॉज सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 रुपीज तक आपको मिल सकता है. हाँ, एक बार ये सम सॉल्व करते हैं. सी एक्स का खुद का कितना था? 18,000 रुपया. वो उसको मिलेगा. बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है. बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है. मिसेस एक्स का कितना था? 5,000. डॉटर का कितना था? 3,000 रुपया था ना. शी इज डिपेंडेंट. तो टोटल कितना आपको मिला? 26 हुआ. बट आपको 80D में कितना मिलेगा? ओनली 25,000. ठीक है, ये खुद का हो गया. अब उसके बाद क्या बोलता है? ब्रदर का नहीं आएगा, सन डिपेंडेंट नहीं है, उसका भी नहीं आएगा. मदर इन लॉ नॉट कवर्ड इन रिलेटिव. मदर 59 ईयर्स. 59 ईयर्स अगर मदर है मतलब सीनियर सिटीजन नहीं है, तो आप 26,500 नहीं ले सकते. 26,500 बोला है, बट आप सिर्फ 25,000 ही ले सकते हैं. ओके, ठीक है. फिर किसका बोलता है? ग्रैंड पेरेंट्स रिलेटिव में नहीं आता. मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर फादर. फादर का कितना है? 61 ईयर्स, 32,000 रुपीज. ठीक है, फादर का लेते हैं. फादर का 32,000. ठीक है, तो 32,000 और 25,000 अगर हम टोटल करें तो आई विल गेट
32,000 पूरा मिलेगा। कितना लेंगे हम? 57,000। ठीक है, 57,000। लेकिन वहां पे क्या बोला था, सीनियर सिटीजन हो चाहे कुछ भी हो, 50,000 से ज्यादा आपका कभी भी डिडक्शन नहीं मिल सकता आपको। तो ये 57,000 नहीं हो सकता, इट विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 50,000 रुपीज। तो यहाँ 50,000 और यहाँ 25,000, टोटल 75,000। 75,000 से ज्यादा आपको डिडक्शन मिलने का चांस नहीं है, बिकॉज आपका रेस्ट्रिक्शन लिमिट लगाया हुआ है 25 और 50 का। तो आप अगर अपना और अपना भी ले लिए, पेरेंट्स का भी ले लिए, सबका ले लो, लेकिन फिर भी आपको लिमिट, आप जितना ही इंश्योरेंस करवा लेंगे, दैट डजंट मीन कि आप 80D में पूरा बेनिफिट ले लेंगे। 80D का बेनिफिट यहाँ 25 और वहां 50 पे रेस्ट्रिक्ट कर देगा। सो 25 और 50, 75,000 का उसको बेनिफिट मिलेगा। Next is this sum, section illustration 6. 6 में you see क्या है? Mr. Shyam 40 years, यहाँ भी सीनियर सिटीजन नहीं है। मेडिक्लेम इंश्योरेंस पेड फॉर हिमसेल्फ 12,000। 12,000 का पूरा डिडक्शन मिलेगा उसको। ठीक है, हिमसेल्फ, उसके खुद के लिए पूरा 12,000 रुपीज का डिडक्शन मिलेगा। मेडिकल इंश्योरेंस प्लेड फॉर स्पाउस, स्पाउस के लिए तो हमेशा ही मिलेगा, चाहे डिपेंडेंट हो या नहीं हो, 11,000। नेक्स्ट इज मेडिकल इंश्योरेंस फॉर डिपेंडेंट चिल्ड्रन, डिपेंडेंट चिल्ड्रन भी हमेशा आएगा, 6,000 रुपीज। उसके बाद क्या है? फॉर मदर, हेल्थ चेकअप फॉर मदर और मेडिकल एक्सपीरियंस फॉर फादर, ये सब रिलेटिव में चला गया। तो आप अपना खुद का, यू हैव टू सी खुद का इज हाउ मच, 23 + 6 29, लेकिन ये टोटल आ रहा है 29, बट 80D में इट विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 25। सिर्फ 25,000 का ही आपको डिडक्शन मिलेगा, मतलब आप टोटल इनकम से 80D का 25,000 ही सिर्फ माइनस कर सकते हैं। अच्छा, पेरेंट्स के लिए क्या है? सी, मदर का 76 ईयर्स है, 18,000 रुपीज पेमेंट फॉर मदर। कितना है? 76 ईयर्स है, मतलब सीनियर सिटीजन, और कितना वो पेमेंट कर रहा है? 18। मदर के लिए 18,000 रुपीज। हेल्थ चेकअप, हेल्थ चेकअप में कितना पेमेंट किया है? 8,000। हेल्थ चेकअप आपका कहाँ तक रेस्ट्रिक्ट है? 5,000। मतलब आप कितना ले सकते हैं? ओनली 5,000 रुपीज यू कैन टेक। नेक्स्ट फॉर फादर 78 ईयर्स, मतलब ये भी सीनियर सिटीजन है। एक मिनट, उसका कैलकुलेटर में देखना है कितना आता है। 18,000 + 5,000 इज योर 23,000। लेकिन 39,000 है ना फादर का, 39,000, लेकिन आपका लिमिट क्रॉस हो चुका है, इसकी वजह से आपको कितना मिलेगा? आपका रेस्ट्रिक्शन लिमिट में कितना था? 50,000 था। 50,000 में आप 18,000 मदर का ले सकते हैं, उसमें आपने 5,000 उसका भी ले लिया, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का भी ले लिया, माइनस 50,000 अगर आप करोगे तो ओनली 18 + 5 कितना आता है बताओ? 50,000 से माइनस करने से कोई कुछ बोलता ही नहीं है। 27,000 यू कैन टेक फादर का मैम बेसिस। 12,000 होगा वो, मदर का ले लिया और मदर का, प्रिवेंटिव, हाँ आपका पास प्रिवेंटिव टोटल का मेरा पास तो अभी
18,000 प्लस 5,000 प्लस 39,000। 39 तो नहीं ले सकते ना, 39 अगर ले लेंगे तो 50 से क्रॉस हो जाएगा। तो आपको आप 39 उसमें ऐड कर दीजिए, भले आपको 18 प्लस, इफ यू वांट टू डू दिस वे 18 प्लस 8 प्लस 39 टोटल ऐड करके भी कुछ नहीं होगा, अल्टीमेटली 50,000 का ही आपको डिडक्शन मिलेगा। जैसे यू आर सेइंग ऐसे कर देते इस सम को तो 18,000 12,000 में बच जाता है, 12,000 बच जाता है। कैसे बचता है? 50,000 से 23,000 माइनस करने से 12,000 बचता है। नहीं, मैं 18 प्लस 5 प्लस 39 किया, फिर 50,000 डिडक्शन कर दिया, ऐसे मतलब किया। हाँ, वैसे करने से अगर आप 18 प्लस 5 प्लस 39 करेंगे, वैसे उसके पास करने से 50 माइनस कर दीजिए, 18 प्लस, तो 12,000 बचा है। तो आप 5 क्यों माइनस किए? आप प्रिवेंटिव को लिमिट में ले रहे हैं, तो आपको फिर 18 के साथ 8 ऐड करना पड़ेगा। What you have to do if you go by that way कि हमारे पास 18 हम उसका खर्चा किए, 8,000 हेल्थ चेकअप का किए और 39,000 किए यहाँ पे, तो टोटल कितना आता है? 65 आता है टोटल में, ऐसे करके। हाँ, और ऐसे करने से उसमें से 55 माइनस कर देने से मतलब 5,000 तो प्रिवेंटिव का हो गया और 50,000 सीनियर सिटीजन का हो गया। नहीं, 5,000 सीनियर सिटीजन में इंक्लूडेड है, 50,000 में वो 5,000 भी इंक्लूडेड है, ओके अलग ओके। से 5,000 नहीं मिल रहा है। इसीलिए हम ओह, ऐसे करते हैं, मदर का 18,000, इसीलिए आई एम डूइंग दिस, मदर का 18,000 चला गया, हेल्थ चेकअप में 5,000 चला गया, 8,000 नहीं ले सकते, 5,000 ले सकते, बचा आपके पास कितना? 27,000, मतलब फादर का हमको सिर्फ 27,000 ही मिलेगा। दिस 5,000 इज इंक्लूडेड इन 50,000। जैसे हम लोग उस सम में किए थे ना, आपका प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 5,000 था, फिर भी इट वाज क्रॉसिंग 26,000 आ रहा था, तो अभी आई रेस्ट्रिक्टेड इट टू 25,000। वो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 5,000 प्लस 25,000 नहीं है, दैट 25,000 इंक्लूड्स 5,000। और ये क्या बोलता है, सीनियर सिटीजन में भी 50,000 में 5,000 इंक्लूडेड है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप अलग से नहीं है। टोटल मिला के आपको, इसीलिए तो हम बोले ना 75 से ज्यादा नहीं मिल सकता, लेकिन अगर आप 5,000 लेंगे तो आपको तो 75 प्लस क्या बोलते हैं 5,000 प्रिवेंटिव का भी मिल जाएगा, वैसे नहीं। टोटल आपका टोटल है 25 में 5,000 इंक्लूडेड है और 50 में भी 5,000 इंक्लूडेड है। वैसे तो मैम 27,039 से मतलब डिडक्शन मिलेगा, बाकी का तो नहीं। बाकी का नहीं मिलेगा, सिर्फ 27,000 का ही मिलेगा। 18 का इसमें मिल 12,000 गया। नहीं मिलेगा, 12,000 रह जाएगा, वो टैक्सेबल। हाँ, वो टैक्सेबल होगा, आप उसका मतलब टोटल इनकम से माइनस नहीं कर सकते, टोटल इनकम से आप सिर्फ इतना ही अमाउंट माइनस कर सकते हैं। इसीलिए आई सेड ना कि वो अपना वाला में 25 और यहाँ पे 50, मतलब आप कैसे भी घुमा फिरा के जैसे भी कर लीजिए, आपको 75 का ही डिडक्शन मिलता है 80D में। इफ यू एवर फाइल एनीवंस रिटर्न, या अगर आप किसी का रिटर्न कभी देखेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, जब आप फाइल करेंगे वो पोर्टल में भी वैसा ही सिस्टम किया हुआ है, वो आपको उससे ज्यादा का रिटर्न का, वो 75,000 की ज्यादा का देगा ही नहीं, वो रेस्ट्रिक्ट कर देता है सीनियर सिटीजन का 50 और नॉर्मल का 25। ओके, नेक्स्ट इज, इसी से आपको अपना सम करेक्ट है कि गलत है समझ, करेक्ट है या रॉन्ग है समझ में आ जाएगा। आपका डिडक्शन आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, कभी भी 75 से ज्यादा 80D में डिडक्शन नहीं आना चाहिए एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट इज 80DD। 80DD क्या है? डिपेंडेंट रिलेटिव को अगर कोई स्पेसिफाइड डिजीज, इसमें जो जो डिजीज लिखा हुआ है वो डिजीज अगर है और डिपेंडेंट रिलेटिव के लिए अगर आप खर्चा कर रहे हैं, तो आपको डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80DD। डीडी में मतलब डिपेंडेंट का कोई डिजीज ठीक करने के लिए आप पेमेंट कर रहे हैं, दैट इज 80DD। सी डिपेंडेंट डिजेबल रिलेटिव। अब ये डिजेबिलिटी जो है, वो डिजेबिलिटी सिर्फ क्या बोलते हैं आपको,
हैंडीकैप या फिजिकल डिसेबिलिटी का बात नहीं करता, ये आपका मेंटल डिसेबिलिटी का भी बात हो सकता है। अगर कोई मेंटली नॉट मतलब मेंटली फिट नहीं है या किसी को मेंटल इलनेस है, नर्व्स का प्रॉब्लम है, तो भी वो डिसेबल रिलेटिव बोला जाएगा। एंड डिपेंडेंट, इफ ही इज डिपेंडेंट ऑन द पर्सन हु इज पेइंग फॉर हिज एक्सपेंडिचर। यहाँ पे रिलेटिव में ब्रदर सिस्टर भी आता है, सो स्पाउस चिल्ड्रन ब्रदर सिस्टर सब आएगा। इंडिविजुअल खुद तो है और स्पाउस चिल्ड्रन ब्रदर सिस्टर। डिपेंडेंट डिसेबिलिटी के लिए डिपेंडेंट है, डिसेबल है और रिलेटिव है, ये तीन चीज है तो आपको 80 DD में डिडक्शन मिलेगा। ठीक है। अगर सीवियर डिसेबिलिटी है, अब कैसे पता चलेगा कि सीवियर है? डॉक्टर प्रेस्क्राइब करके दिया है, इस पे आपको डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन देखना पड़ेगा। अगर डॉक्टर प्रेस्क्राइब करके देता है सीवियर डिसेबिलिटी है तो 1,25,000 का रिडक्शन है। अगर सीवियर डिजीज नहीं है तो 75,000 रुपीज का रिडक्शन है। सीवियर कब लिखता है डॉक्टर? जब डिजीज हैज एनगल्फ द पर्सन मोर देन 80%, 80% और ज्यादा। सपोज किसी का मेंटल रिटार्डेशन है और 80% से ज्यादा का मेंटल रिटार्डेशन अगर उसको है तो वो सीवियर में चला जाता है, और उसके लिए अगर कोई खर्चा होता है तो 1,25,000 जितना भी खर्चा हो रहा है और 1,25,000 whichever is lower, तो 1,25,000 का रिडक्शन उसको मिलता है। और अगर सीवियर नहीं है मतलब 80% से कम है तो आपको 75,000 का रिडक्शन मिलता है उस पेमेंट पे। अब यहाँ पे ये सब चीज आपको याद करने का जरूरत नहीं है कि डिसेबिलिटी में कौन सा आता है नहीं आता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वो आपको बता देगा कि ये डिसेबिलिटी 80 DD में आपको मतलब विल गेट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 DD। आपको सिर्फ कैलकुलेट करके दिखाना है कि कितना डिडक्शन आएगा। सी ऑटिज्म, सेरिब्रल पैल्सी, मेंटल रिटार्डेशन, ये सब डिजीज अगर किसी को है। आईसाइट, अगर किसी का विजन खराब है, सपोज 80% ऑफ द आई इज नॉट वर्किंग, इसका मतलब वो सीवियर डिसेबिलिटी है। और नॉर्मल और डिसेबल कब बोलेंगे? सबसे पहले तो डिसेबल कब बोलेंगे वो पता करना पड़ेगा, उसके बाद देखेंगे सीवियर है कि नहीं है। तो अगर 40% खराब है तब बोला जाता है कि ये डिसेबिलिटी है। सपोज किसी को 2% आंख में दिखाई नहीं देता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2% डजंट काउंट, हो ही सकता है नहीं दिखाई देता, उसका नॉर्मल ट्रीटमेंट है, स्पेक्स या कुछ से दिख जाएगा। बट अगर किसी का आईसाइट 40% खराब है, इसका मतलब दैट पर्सन इज डिसेबल, तब वो डिसेबल वाला कैटेगरी में जाता है। उसके पहले तक एज पर इनकम टैक्स वो डिसेबल वाला कैटेगरी में ही नहीं जाएगा। 40% खराब होने से वो डिसेबल वाला कैटेगरी में जाएगा और 80% से ज्यादा खराब होने से वो सीवियर डिसेबल में जाएगा। तो 40 to 80 इज डिसेबल, 80 से ज्यादा सीवियरली डिसेबल। ठीक है। एक और सेक्शन है 80U। 80U भी आपको यही सेम ऐसा ही टाइप का उसमें भी है, डिसेबिलिटी का रिडक्शन देता है। बट अगर किसी को 80U का बेनिफिट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो वो 80 DD का बेनिफिट ले सकता है। मतलब आप दोनों सेक्शन में नहीं ले सकते बिकॉज दोनों का अलग अलग कंडीशंस होता है। इसका कंडीशन क्या है? खर्चा किस चीज पे हो रहा है? मेडिकल ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग नर्सिंग, ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन। इफ समवन इज मेंटली नॉट फंक्शनिंग वेल या मेंटल रिटार्डेशन है तो उसको ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन, जैसे कुछ कुछ यू माइट हियर दैट पीपल गो इनटू डिप्रेशन, तो उन लोग को वापस लाने के लिए यू हैव टू गिव देम ट्रेनिंग और उसको रिहेबिलिटेशन करना पड़ता है। सपोज ऐसा भी होता है कि इफ समवन इज इन द कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स, ज्यादा ड्रग्स कंज्यूम करते करते ही माइट गो इनटू अ स्टेज जहां फिर उसको ट्रेनिंग रिहेबिलिटेशन उसका पूरा क्या बोलते हैं उसको पूरा साइकोलॉजिकली उसको ठीक करना पड़ता है, उसके साथ बात करके एंड अदर मेडिकल वेज। तो वो सब का अगर कोई खर्चा है तो वो भी आता है इन दिस ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ अ डिपेंडेंट बीइंग अ पर्सन विद डिसेबिलिटी। नर्सिंग का, सपोज किसी के लिए आपको नर्स रखना पड़ रहा है तो वो नर्स का जो पेमेंट है वो भी आपका इस एक्सपेंडिचर में आएगा। या फिर यू हैव पेड एनी अमाउंट इन एन अप्रूव्ड स्कीम मेंटेनेंस ऑफ डिसेबल डिपेंडेंट। LIC का अगर कोई अप्रूव्ड स्कीम है
मेंटेनेंस फॉर डिसेबल्ड डिपेंडेंट का, उसमें अगर आप कुछ अमाउंट जमा करते हैं तो उसका भी आपको डिडक्शन मिलेगा 80 DD में। एंड यू हैव टू फुलफिल द अबव कंडीशन, अबव दो कंडीशन में ही सिर्फ 80 DD का डिडक्शन मिलता है। मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिएगा, एसएससी को सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा बाय मेडिकल अथॉरिटी, मतलब डॉक्टर का सर्टिफिकेट आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा बाय फाइलिंग रिटर्न टू प्रूव कि ये एक्चुअल या जेन्युइन केस है। रिलेटिव इज सफरिंग सीवियर डिसेबिलिटी का 1,25,000, नॉट सीवियर, डिसेबिलिटी है बट नॉट सीवियर, तो 75,000। और आपको इसका डिडक्शन हमेशा मिलेगा। एंड सपोज यू हैव इररेस्पेक्टिव ऑफ द एक्सपेंडिचर, आप चाहे जितना भी खर्चा करो आपको 1,25,000 का मिलेगा। अगर आप क्या बोलते हैं 1,20,000 भी करते हैं आपको डिडक्शन 1,25,000 का मिलेगा। डिडक्शन का यही अमाउंट है, ये आपका मैंडेटरी अमाउंट है, ये आपको मिलेगा। आप कम करो इससे या ज्यादा करो, ज्यादा करने से तो यही मिलेगा बिकॉज इतना ही है अमाउंट, कम करने से भी आपको ये अमाउंट मिलेगा। अब सपोज ऐसा हो गया, मेडिकल सर्टिफिकेट, आपका डिजीज ठीक हो रहा है, 80% सीवियरिटी था, बट सपोज इट बिकम्स की ट्रीटमेंट के साथ साथ इट हैज रिड्यूस्ड टू 75%। तो जैसे ही आपका 75% आ गया, आपको नया फ्रेश डॉक्यूमेंट, फ्रेश मेडिकल और प्रेस्क्राइब अथॉरिटी से प्रेस्क्रिप्शन लेना पड़ेगा और आपको वो डिपॉजिट करना पड़ेगा विथ योर रिटर्न। और यहाँ पे क्या बोलते हैं 75% जब हो जाएगा वो सीवियर नहीं रहेगा, तब आपका अमाउंट भी गिर जाएगा एंड इट विल बी 75,000। इसीलिए अगर ऐसा कोई डिजीज है जो ठीक हो सकता है तो आपको रेगुलर इंटरवल्स पे अपडेटेड प्रेस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। और अगर ऐसा कोई डिजीज है जो ठीक ही नहीं हो सकता, वो 80 है या तो वो 80 से ज्यादा ही होगा, 80 से कम नहीं होगा, उस केस में आपको फ्रेश सर्टिफिकेट देने का जरूरत नहीं है। When handicapped person pre-deceases, where the SSC has deposited any amount LIC and the person pre-deceases, तो फिर जो अमाउंट मिलेगा वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट इज 80 DDB। प्री डिसीजेस मतलब आपको पता है ना, जो वो अमाउंट जो LIC में डिपॉजिट कर रहे थे हम फॉर द ट्रीटमेंट, सपोज वो अमाउंट मेच्योर होके मिलता मेरे को, उसके पहले जो पेशेंट था ही डाइज, मतलब बिफोर द मेच्योरिटी अगर कोई मर जाता है तो जो अमाउंट मिलेगा फिर वो टैक्सेबल हो जाएगा, उसका कोई आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। इट इज वेरी ऑब्वियस, क्योंकि जिसके लिए आप कर रहे थे अगर वही नहीं है तो आपको डिडक्शन फिर नहीं मिल सकता, बिकॉज डिडक्शन आपको एक्सपेंडिचर पे मिलता है। अगर आप खर्चा करते हैं तब आपको 80 DD का, खर्चा ही नहीं किया तो फिर कोई डिडक्शन नहीं है। नेक्स्ट इज 80 DDB। 80 DDB इज इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट पे अगर कोई खर्चा हो रहा है, एक्चुअली पेड एनी अमाउंट फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, और वो डिजीज कौन सा है, प्रेस्क्राइब्ड इन रूल 11DD। अब रूल 11DD में कौन सा क्या बोलते हैं डिजीजेस दिया हुआ है वो आपको नहीं देखना है, मतलब यू डोंट हैव टू लर्न इट, यू माइट सी ये है रूल 11DD का डिजीज। ऐसा अगर कोई डिजीज हो रखा है और इसका अगर कोई खर्चा करता है तब आपको 80 DDB में डिडक्शन मिलेगा। So these are the diseases: motor neuron disease, dementia, cancer, AIDS, chronic renal failure, हेमोफीलिया, थैलेसेमिया, ये सब टाइप का अगर कोई ये सब डिजीजेस अगर किसी को है तो these are the disease specified in rule 11DD।
और इसका आपको डिडक्शन मिलता है अंडर 80 DDB। इसमें भी आपको मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन चाहिए, बिकॉज आपको डिडक्शन अगर लेना है तो हर समय आपको प्रूफ चाहिए। अगर आप 80C में भी डिडक्शन लेते हैं तो आप LIC में पेमेंट किए हैं उसका आपको, आपके पास आपका जो इनवॉइस है वो आपको रखना पड़ेगा। अगर आप कोई डोनेशन भी देते हैं तो 80G में आपको डिडक्शन मिलेगा, तो वो 80G का भी आपको क्या बोलते हैं इनवॉइस रखना पड़ेगा। मेडिकल में मेडिकल सर्टिफिकेट या जो प्रेस्क्रिप्शन है यू हैव टू कीप दैट। ये प्रूफ के बिना आपको कभी भी डिडक्शन नहीं मिल सकता। Anyone wants to say anything? क्वांटम ऑफ डिडक्शन कितना मिलेगा आपको? एक्चुअल एक्सपेंडिचर और 40,000 व्हिचएवर इज लोअर, और सीनियर सिटीजन है तो 1 लाख रुपया, ठीक है। और सीनियर सिटीजन है तो 1 लाख रुपया। अब सीनियर सिटीजन मतलब सपोज यू आर पेइंग फॉर समवन, यू योरसेल्फ यू आर नॉट अ सीनियर सिटीजन, बट आप जिसके लिए पेमेंट कर रहे हैं वो सीनियर सिटीजन है, तो भी आपको 1 लाख रुपया का डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। अब सपोज ये 40,000 रुपया साल में खर्चा किया है कोई आदमी फॉर एनी डिजीज विच इज मेंशन्ड इन 11 DD। अब क्या हुआ, इंश्योरेंस भी था उसके पास, मतलब मेडिक्लेम करवाया हुआ था उसका, तो मेडिक्लेम वाला इंश्योरेंस कंपनी उसको देता है 25,000 रुपीज। वो 40,000 रुपया खर्चा करता है और मेडिकल कंपनी उसको, सॉरी इंश्योरेंस कंपनी उसको 25,000 रुपीज दे देता है। तो डिड ही स्पेंड 25,000? नो, अल्टीमेटली वो कितना खर्चा किया? 15,000, तो उसको डिडक्शन सिर्फ 15,000 का ही मिलेगा, 25,000 का 40,000 का डिडक्शन नहीं मिलेगा, बिकॉज जितना आपको मिल जाता है। सपोज रिम्बर्स कर दिया एम्प्लॉयर, 40,000 आपका कोई भी पर्टिकुलर डिजीज में किसी का अगर 40,000 रुपीज खर्चा हुआ है और उसका एम्प्लॉयर अगर उसको रिम्बर्समेंट कर देता है, सपोज एम्प्लॉयर 30,000 रुपीज दे देता है, तो 30,000 रुपीज टैक्सेबल नहीं हो, 40,000 रुपीज का रिडक्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ 10,000 रुपीज का रिडक्शन मिलेगा, बिकॉज यू योरसेल्फ हैज स्पेंट ओनली 10,000 रुपीज। बाकी का पैसा आपको फ्रॉम अदर सोर्स जैसे इंश्योरेंस कंपनी हो गया या एम्प्लॉयर से आपको मिल चुका है, तो आपको सिर्फ 10,000 का ही डिडक्शन मिलेगा। सेम इज द केस विथ सीनियर सिटीजन। सपोज 1 लाख रुपया का डिडक्शन आपको मिलता है, लेकिन उसमें 50,000 रुपया आपका एम्प्लॉयर अगर आपको रिम्बर्स कर देता है, तो सिर्फ 50,000 रुपीज का ही डिडक्शन मिलेगा, नॉट 1 लाख रुपीज। जितना आपके पास पैसा आ जाता है उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। दिस इज 80 DDB। नेक्स्ट इज सेक्शन 80E। 80E है अगर आप हायर एजुकेशन, आप इसको याद भी रख सकते हैं, हायर एजुकेशन, E फॉर एजुकेशन एंड E फॉर योर डिडक्शन, 80E। हायर एजुकेशन के लिए अगर लोन लेते हैं, वो लोन पे जो इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं उसका आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80E। यू कैन टेक लोन फॉर योरसेल्फ, योर स्पाउस, चिल्ड्रन, किसी के लिए भी अगर आप लोन लिए हैं तो आपको 80E में डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। सी लोन फ्रॉम अ स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन, आप अगर कोई रिलेटिव से लोन लेके पढ़ा रहे हैं तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। यू हैव टू टेक फ्रॉम स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन, या तो बैंक से लीजिए या फिर कोई NGO या चैरिटेबल ट्रस्ट है वहां से लोन लीजिए, तब आपको डिडक्शन मिलेगा अंडर 80E। लोन किसके लिए होना चाहिए? हायर एजुकेशन के लिए होना चाहिए, और रीजन शुड बी हायर एजुकेशन एंड द पर्सन फॉर whom the loan should be स्पाउस, चिल्ड्रन, हिमसेल्फ। हिमसेल्फ तो हमेशा ही रहेगा, जो खर्चा करता है उसको तो बेनिफिट हमेशा ही मिलेगा। हिमसेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन, और डिपेंडेंट हो या नहीं हो, चिल्ड्रन के लिए अगर आप लोन लिए तो आपको उसका जो क्या बोलते हैं इंटरेस्ट जो आप पेमेंट करते हैं उसका आपको डिडक्शन मिलेगा। और आपका ये जो इंटरेस्ट है इसमें कोई लिमिट भी नहीं है, आप जितना इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं पूरा का डिडक्शन मिलेगा 80E में, और आपको 8 साल तक मिलेगा। सपोज यू हैव टेकन इन दिस ईयर, इस यहाँ से लेके 8 साल तक आप इंटरेस्ट का डिडक्शन ले सकते हैं, बिकॉज हायर एजुकेशन का
ऐसा कोई पढ़ाई 8 साल में मोस्ट प्रोबेबली कंप्लीट हो ही जाता है, हायर एजुकेशन का कोई भी पढ़ाई रहे। तो आप फर्स्ट जो आप इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं वो आपको डिडक्शन मिल जाएगा, इसीलिए वी आर गिविंग ईयर ऑफ 8 इयर्स। 8 इयर्स तक आपका वो इंटरेस्ट का डिडक्शन आप ले सकते हैं। साल में आप जितना ही इंटरेस्ट पे करिए, पूरा इंटरेस्ट का आप डिडक्शन ले सकते हैं। So this is 80E. It should be for higher education and it should be for spouse, children या फिर ऐसा कोई child जिसका आप legal guardian हैं। Suppose child का parents are not there, grandparents है, grandparents लोन लिया है, तो वो legal guardian हो गया। legal guardian भी अगर लोन क्या बोलता है, I forgot क्या बोल रहे थे हम, लीगल गार्जियन को भी ये डिडक्शन मिलेगा। 80E में लीगल गार्जियन को भी डिडक्शन मिलता है, नॉट ओनली पेरेंट्स बट ऑल्सो लीगल गार्जियन। नेक्स्ट इज 80EE। 80EE क्या है? लोन ऑन हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी आप लिए हैं और उसका लोन पेमेंट करते हैं। लोन पेमेंट का नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट का मिलेगा, ठीक है। जितना भी आप इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं और 50,000 whichever is lower का रिडक्शन आपको मिलेगा हर साल। लेकिन इसमें 2-3 कंडीशन है। सी, आपका लोन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए होना चाहिए, कमर्शियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए नहीं होना चाहिए। सैंक्शन होना चाहिए बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 16-17। 16-17 में वो लोन सैंक्शन हुआ था, उसका लोन का आपको रिडक्शन मिलेगा 80EE में। तो आप कोई भी लोन अगर हम आज लोन लेते हैं तो हमको 80EE का बेनिफिट नहीं है मेरे लिए। सिर्फ 2016-17 में जो लोग लोन लिए थे उन लोगों को 80EE में बेनिफिट है, बाकी लोगों के लिए दूसरा सेक्शन में बेनिफिट है। ठीक है। द अमाउंट ऑफ लोन जो है 35 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये सब 3-4 कंडीशन है। हाउस प्रॉपर्टी आपका रेसिडेंशियल होना चाहिए। 16-17 में आप लोन लिए हैं, 35 लाख से ज्यादा का लोन नहीं लिए हैं, और आप जो हाउस प्रॉपर्टी है आपका उसका वैल्यू 50,000 से ज्यादा नहीं है। इफ यू आर फुलफिलिंग दीज 5 कंडीशंस, और लास्ट कंडीशन है जिस दिन आप लोन लिए थे उस दिन आपके पास और कोई घर नहीं था और कोई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी आपके पास नहीं था। ये 5 कंडीशन अगर आप फुलफिल करते हैं तो लोन पे जो इंटरेस्ट आप पेमेंट करेंगे वो आपको रिडक्शन मिलता रहेगा 80EE के अंदर। अंडर सेक्शन 80EE आपको वो इंटरेस्ट का पेमेंट मिलता रहेगा, बट रेस्ट्रिक्टेड टू 50,000 रुपीज। 80,000 or 50,000, which sorry 80,000 the amount you are paying or 50,000 whichever is lower, उतना इंटरेस्ट आपको हर साल मिलता रहेगा। ठीक है। वन मोर थिंग, इसके बाद ये जो इलस्ट्रेशन है प्रोविजन इलस्ट्रेटेड, यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक्स है। ये जो आप यहाँ पे सी देयर आर 7 केस, ठीक है, और नोट्स में 1 2 3 4 5 6 सिर्फ 6 ही नोट लिखा है। ये जो फर्स्ट लाइन है एसएससी कैन क्लेम 70,000 रुपीज, ये वाला चीज आपका 1 होगा, वहां से आपका 1 स्टार्ट होगा, तब ये 1 2 3 4 5 6 7 आपको सीरियली मिलेगा। फर्स्ट लाइन का नंबरिंग मिसप्रिंट है, वो उसको छोड़ के नीचे वाले से 1 2 3 4 स्टार्ट किया है, जबकि वो फर्स्ट वाला है वो है नंबर 1। एंड हाउ आई अंडरस्टूड दिस, यहाँ देखिए, सम देखने से ही समझ में आ जाएगा। डेट ऑफ सैंक्शन 1/10/2016, 16-17 का लोन है, मतलब आपको 80EE में डिडक्शन मिलेगा। अमाउंट कितना है? 30 लाख आपको डिडक्शन मिलेगा, क्योंकि 35 के क्रॉस नहीं किया है, 35 को क्रॉस नहीं किया है। वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी 40, 50 को क्रॉस नहीं किया है, 80EE का डिडक्शन मिलेगा। अदर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ओन्ड बाय एसएससी ऑन द डेट ऑफ सैंक्शन, नो, कोई और सैंक्शन नहीं मिले, मतलब कोई और प्रॉपर्टी नहीं था उसके पास। इंटरेस्ट कितना हम पेमेंट कर रहे हैं 18-19 में? 1,20,000, तो आपको कितना मिलेगा? 1,20,000 और 50,000 whichever is lower। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EE लिखा है 50,000 रुपीज।
ठीक है, वेरी गुड। इस सब में इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ है नोट 1। अब वो नोट 1 लिख के रखा है, मतलब यू हैव टू रेफर नोट 1। और नोट 1 अगर आप देखेंगे तो 1 में लिखा एज द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एक्सीड्स 50 लाख, हेंस रिडक्शन अंडर सेक्शन 80E इज नॉट अवेलेबल। जबकि ये केस 2 के लिए लिखा हुआ है। केस 2 में आप देखिए वैल्यू 55,000 है, विच इज मोर देन 50, इसीलिए केस 2 में आपको डिडक्शन 80E में नहीं मिलेगा। इन दिस वे सारा नोट्स पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि वो नोट नेक्स्ट नंबर के लिए लिखा हुआ है। और फर्स्ट जो लाइन लिखा हुआ है वो है एसएससी कैन क्लेम 70,000 बीइंग एक्सेस इंटरेस्ट। ये आपका फर्स्ट केस में है। 1,20,000 का इंटरेस्ट आप पे कर रहे थे, उसमें सिर्फ 50,000 80EE में मिल रहा है, तो 70,000 रुपीज जो एक्सेस है उसका डिडक्शन आप 24B में ले सकते हैं अंडर हाउस प्रॉपर्टी। 24B में आप उसका डिडक्शन ले सकते हैं। सो फ्रॉम दिस आई अंडरस्टूड कि ये नंबरिंग पहला वाला लाइन को छोड़ के नंबरिंग किया है, इसीलिए इट इज कमिंग टिल 6, बट केस 7 है, इट शुड कम 7, तो यू करेक्ट दिस नंबरिंग। अब नेक्स्ट इज 80EA। हाँ, ये इंटरेस्ट कहाँ से मालूम हुआ? ये 1.2 1.8 मतलब 1,80,000 1,20,000 1.2 is given interest for previous year 18-19, ये क्वेश्चन का पार्ट है कि 1,20,000 दिया हुआ है और सिर्फ आंसर इज डिडक्शन अंडर 80EE कितना होगा 50,000, क्योंकि ये लिखा हुआ था प्रोविजन में कि इंटरेस्ट और 50,000 whichever इज लोअर। तो इसीलिए वो आपका 50,000 1,20,000 आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आया? समझ में नहीं आ रहा। ये सी कहाँ गया वो क्वेश्चन? डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन, ये क्वेश्चन का पार्ट है 1.6। ठीक है, तो इससे हमको पता चला 16-17 का लोन है, मतलब 80EE में आपको डिडक्शन मिलेगा। अमाउंट ऑफ लोन कितना लिए हैं 30 लाख, 80EE में डिडक्शन मिलेगा क्योंकि 35 के ऊपर नहीं गया है। वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी कितना है 40, मतलब 50 के ऊपर नहीं गया है, तो आपको 80EE में डिडक्शन मिलेगा। और कोई हाउस प्रॉपर्टी था ऑन द डेट ऑफ सैंक्शन? नो। ठीक है, इंटरेस्ट फॉर प्रीवियस ईयर, यहां तक आपका क्वेश्चन है। इंटरेस्ट फॉर प्रीवियस ईयर इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ क्वेश्चन, जो 1,20,000 है, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आपको पूछ रहे, आप बताइए डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EE कितना होगा? सी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कंप्यूट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EE। तो आप फर्स्ट केस में क्या देख रहे हैं? आपको 80EE का डिडक्शन मिलेगा और कितना मिलेगा 50,000 रुपीज, बिकॉज वहां पे क्या लिखा हुआ था? मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग इंटरेस्ट ऑन लोन पेएबल और 50,000। तो इंटरेस्ट ऑन लोन पेएबल कितना है 1,20,000 और 50,000, तो आपको डिडक्शन 80EE में 50,000 ही मिलेगा। दैट इज द पार्ट ऑफ क्वेश्चन। ओके ओके, समझ में आया। लेकिन ये केस 5 में देखिए तो मैम, ये 40 ये क्या दिया? केस 5 में दिया हुआ है 40,000 रुपया। आपको ये पॉइंट के बाद यू अंडरस्टैंड तो कैसे पढ़ना है? सी यहाँ पे लिखा है इन लैक्स, तो 1.20 लैक्स अगर लिखा हुआ है इसका मतलब 1,20,000। पता है मैं। हाँ, तो वही तो 40,000 है। 40,000 है, तो आपको पूरा रिडक्शन मिलेगा 80EE में, क्योंकि 50,000 तक का लिमिट है, तो 40 का 40 पूरा मिलेगा। मतलब ओके ओके ओके, लेकिन यहाँ मतलब पे 50,000 का क्रॉस ही नहीं किया, 40,000 का है, तो मतलब 40,000 लिखा है ये। हाँ, और एक्चुअली सी यहाँ पे जो नंबर 4 है ना आपका, जो बुक में प्रिंटेड है नंबर 4, दैट इज द वन विच इज रिटन फॉर केस 5।
इसीलिए हम बोल रहे हैं ये नंबरिंग अगर आप सही नहीं करेंगे तो आपको नोट्स में कंफ्यूजन हो जाएगा। आप एसएससी कैन क्लेम उसको नंबर 1 कीजिए एंड उसके बाद सीरियली कीजिए। सी एसएससी कैन क्लेम 40,000 एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 ये आपका केस 5 का बात है, लेकिन ये नोट नंबर 4 में दिया हुआ है। तो दिस इज द प्रिंटिंग मिस्टेक। ये सीरियल्स ये गलत है, इसीलिए नोट्स समझने में कंफ्यूजन हो जाएगा कि कौन सा नोट किसके लिए है। तो ये सीरियल ये लाइंस को सीरियली कर दीजिए। नेक्स्ट इज 80 EEA। ये भी आपका घर के लिए ही है। अब ये कौन सा घर के लिए है? ये जब आप लोन लिए हैं 2019 और 20 में, वो वाला कौन सा घर था? 16-17 में लोन लिया हुआ था। EEA कौन सा है? 19-20 का है, लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशंस है। ड्यूरिंग 1/4/2019 to 31st March 2021 लोन आप इस साल में लिए। वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ऊपर वाले में 50 लाख था, यहाँ पे 45 लाख है। और आप उस दिन जिस दिन आपको लोन मिलता है उस दिन आप कोई और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ओन नहीं करते। नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EE और 80EE में भी आपका कोई डिडक्शन नहीं है। 80EE में कब डिडक्शन नहीं होगा? सपोज 80EA में क्या है? 45 लाख होना चाहिए घर का वैल्यू, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो EE में दो बात था, लोन का वैल्यू 35 है और प्रॉपर्टी का वैल्यू 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और ये 16-17 का कहानी होना चाहिए। और EEA में एक ही बात है, प्रॉपर्टी का वैल्यू 45 होना चाहिए और ये 19-20 बहुत दिक्कत है इस बोर्ड में। इसमें आपको प्रैक्टिस हो गया है। हाँ, प्रॉपर्टी 45 में आपका कौन सा साल होना चाहिए? 19 से 21, 19 से 20 2 साल है मतलब, ठीक है। और यहाँ पे 1 साल है। तो जिसको EE में बेनिफिट नहीं मिलेगा, मतलब 19, 20, 21 वाले लोग को EE में बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो वो लोग EEA में बेनिफिट ले सकता है। बट हाँ, EEA में वो लोग तो कोई भी ऐसा नहीं है, EE वाला EEA में बेनिफिट ले सकता है, क्योंकि अगर सपोज 16-17 का लोन नहीं होके 19-20 का लोन है तो आप EEA में बेनिफिट ले लेंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि 19-20 में लोन 17-18 का अगर लोन है तो वो कहीं नहीं ले सकता, हाउस प्रॉपर्टी में उसको कोई बेनिफिट नहीं है। वो फिर क्या करेगा? वो सेक्शन 24B में जाएगा, जो हाउस प्रॉपर्टी का सेक्शन में डिडक्शंस मिलते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन, इंटरेस्ट और लोन पेबल। अब हाउस प्रॉपर्टी अगर याद है तो वहां पे आप देखेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 24B में, तो आपको वहां जाना पड़ेगा। और अगर आपको इस साल में लोन लिया हुआ है 16-17 या 19-20, 20-21, इस साल में अगर आपका लोन लिया हुआ है तो आपको 80EA या 80EE दोनों में किसी में भी आपको डिडक्शन मिल सकता है। सी एसएससी इज नॉट एलिजिबल। 80EE में अगर एलिजिबल नहीं है तो 80EA में लेगा। कैसे लेगा? अगर उसका लोन का साल आपको चेक करना पड़ेगा। और इसमें डिडक्शन भी ज्यादा है, लोन पेबल और 1.5 लाख रुपया, विच एवर इज लोअर। उसमें अपने इतना देर से EE में पढ़ रहे थे कि 50,000 है और EEA में है 1.5 लाख। नेक्स्ट इज 80EEB। EEB है इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर आप खरीदते हैं तो भी आप जितना लोन पेमेंट करेंगे और 1.5 लाख whichever is lower का आपको डिडक्शन मिलेगा। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक व्हीकल?
जो आपका पेट्रोल डीजल के बिना चलता है, चार्जिंग वाला व्हीकल जो होता है, टू प्रोमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल। पेट्रोल डीजल वाला व्हीकल खरीदने में कोई डिडक्शन नहीं है इनकम टैक्स एक्ट में, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने से आपको डिडक्शन है 1.5 लाख तक का। क्यों? क्योंकि ताकि लोगों, द पीपल बिकम एनकरेज्ड एंड दे गो फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल, ताकि पेट्रोल डीजल से जो पोल्यूशन है वो कंट्रोल किया जाए एंड जो नेचुरल रिसोर्स है उसको भी मतलब विद इन लिमिट्स यूज किया जाए। इसीलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पे आपका डिडक्शन है अंडर सेक्शन 80 EEB 1.5 लाख रुपया का। ठीक है, और उसमें कोई वो नहीं है कि आपको इसमें लोन खरीदने का टाइम भी बहुत, सॉरी कार खरीदने का टाइम भी बहुत ज्यादा है, 2019 से लेके 2023 तक। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल मैम, हाँ केरला में तो 100% डिडक्शन, मतलब स्टेट गवर्नमेंट बोला है कि अगर इलेक्ट्रिक कार खरीदेंगे तो 100% ही डिडक्शन मतलब मिल जाता है कहाँ पे? केरला में। अच्छा अच्छा, ओके, मतलब इस चीज का मेरे को, आई वॉज नॉट नोइंग दिस थिंग। केरला में अगर है तो फिर वो सिर्फ केरला के लिए है। अगर वहां का गवर्नमेंट, रूलिंग गवर्नमेंट अगर बोलता है कि वो लोग को 100% रिडक्शन देगा, तो उन लोगों को मिल जाएगा 100% रिडक्शन, ओनली द पीपल ऑफ केरला, नॉट फॉर अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया के लिए 80 EEB एप्लीकेबल है, बिकॉज स्टेट का रूलिंग सिर्फ स्टेट पे ही एप्लीकेबल होता है। स्टेट का रूलिंग कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल लेवल पे एप्लीकेबल कभी नहीं होता। जस्ट लाइक हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का अगर कोई रूलिंग है तो वो उस पर्टिकुलर स्टेट वाला को मानना पड़ेगा, बाकी कंट्री के लिए जरूरी नहीं है मानना। सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग इज एप्लीकेबल ऑन ऑल। तो अगर केरला का गवर्नमेंट ऐसा कुछ बोला है तो वो सिर्फ केरला के लोगों के पे एप्लीकेबल होगा, नॉट फॉर अदर पीपल इन इंडिया। अदर्स के लिए EEB में आपका 1.5 लाख तक का ही है। ओके, नेक्स्ट इज सेक्शन 80G। 80G क्या है? डोनेशंस का है। अब ये जो डोनेशन का सेक्शन है, इसमें कुछ इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस में डोनेशन देने से 100% डिडक्शन मिलता है, और कुछ पे देने से, सॉरी 100% मतलब जितना भी आप देंगे वो पूरा आपको डिडक्शन मिलेगा अंडर इनकम टैक्स एक्ट, और कुछ का 50% है, मतलब लिमिट है उन लोगों के लिए। अब जिनका लिमिट है उसका आपको ग्रॉस टोटल इनकम, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम निकालना पड़ता है। नाउ व्हाट इज दैट एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम? वो फॉर्मूला कल स्टार्ट करेंगे। आई एम जस्ट गिविंग इंट्रोडक्शन कि 80G में क्या है। 80G में डोनेशन है, और डोनेशन देने के बाद जो इनवॉइस है वो आपको अपने पास रखना पड़ेगा। डोनेशन कैन नॉट बी इन कैश, आप कैश में डोनेशन नहीं दे सकते। अगर आप डोनेशन देते हैं कैश तो मैक्सिमम सिर्फ 2,000 रुपया का ही आपको डिडक्शन मिलेगा। तो 2,000 तक अगर आप देते हैं कैश में तो आप डिडक्शन ले सकते हैं अंडर 80G। उसके ज्यादा के लिए यू हैव टू गो फॉर एनी मोड अदर देन कैश। ठीक है, और 80G में भी आपका बुक में एक प्रिंटिंग मिस्टेक है। सी यहाँ पे on which limit is not applicable, on which limit is applicable, specified funds, ये डिफाइंड है कुछ कुछ जगह। इफ यू हैव, अगर आपको क्या बोलते हैं वो याद होगा, कोविड के टाइम पे जो PM केयर्स फंड में डोनेशन मांगा गया था, वो डोनेशन 100% डिडक्शन था उस पे। उसमें अगर कोई भी कुछ पेमेंट कर रहा है तो वो 100% डिडक्शन मिल रहा था। ठीक है, तो ऐसे ही जो स्पेसिफाइड रहता है वो 100% डिडक्शन। इफ यू हैव, अगर आप कभी कोई डोनेशन का रिसिप्ट देखे होंगे तो उसमें लिखा रहता है, डोनेशन का अगर आप कोई रिसिप्ट देखे होंगे तो उसमें लिखा होता है, नीचे आपको मिलेगा डोनेशन टू दिस इंस्टीट्यूशन इज अलाउड अंडर इनकम टैक्स एक्ट। इसका मतलब वो 80G का बात कर रहा है, 80G में अलाउड है। तो आपका वो खर्चा अगर आप डोनेशन में करते हैं तो फिर आपका वो माइनस हो जाता है टोटल इनकम से, एंड यू हैव टू पे लेस टैक्स। नाउ सी यहाँ पे जो मिस्टेक है आई वाज टेलिंग,
यहाँ पे लिखा है आइटम नंबर 1 to 25 गिवन इन द लिस्ट, वो है विच इज लिमिट नॉट एप्लीकेबल, और लिमिट एप्लीकेबल है 26 से 32। ये इस लिस्ट का बात कर रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पे 33 आइटम्स है विच इज नॉट 32, जो कि वहां गलत लिखा है। और आप देखिए यहाँ पे लिमिट का लिखा है 1 to 25, ठीक है, बट यू सी दिस, आपका लिमिट चालू हुआ है 27 से, तो वो जो बात वहां पे लिखा हुआ है 1 to 25 है जिसमें लिमिट नॉट एप्लीकेबल, वो 1 to 26 होगा पहले तो, ठीक है, दैट नंबरिंग यू करेक्टेड, 1 to 26 होगा। और दूसरा में जो लिखा है 26 to 32, वो आप करेक्ट करके लिखिए आइटम नंबर 27 to 33, क्योंकि ये 27 से लिमिट का बात स्टार्ट हुआ है और 33 तक है, ठीक है। ये 2 करेक्शंस इन 80G, ठीक है। और इसमें और कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ यही है कि आपका जो डोनेशन है वो अलाउ है अंडर 80G। बस आपको ये पता करना है कि वो लिमिट एप्लीकेबल है या 100%। 100% है या 50% है, सिर्फ ये आपको पता लगाना पड़ेगा। और अगर लिमिट है तो आपको एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करना है। अब एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट होता है, उसका एक सम है इलस्ट्रेशन 10। इलस्ट्रेशन 10 से हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम में क्या होता है, कुछ नहीं होता है, जो भी आपका ग्रॉस टोटल इनकम आता है उसमें से आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स माइनस कर दीजिए, जितना भी आपका 80 सीरीज का डिडक्शंस है वो सब माइनस कर दीजिए एक्सेप्ट 80G, ठीक है। 80C से लेके 80U तक टोटल जितना भी डिडक्शन होगा वो माइनस कर देंगे, सिर्फ 80G को नहीं माइनस करेंगे, बिकॉज 80G तो हम लोग निकालेंगे, 80G को नहीं माइनस करेंगे। और आपका जो सेक्शंस है विच आर नॉट कवर्ड येट, 115A 115AB, वो सब सेक्शंस का अगर कोई इनकम है तो वो सब भी आपको माइनस कर देना पड़ेगा, तो वो आपका निकलेगा एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। ओके, इलस्ट्रेशन 10 से we will start tomorrow. Thank you.